हेलो एंड वेलकम बैक टू IBTS। दिस इज सुशांत। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हमने मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स को लेके आए और किस तरह से जो है हमारी कोशिश थी कि प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी आए और हमें थोड़ी बहुत सेपरेशन ऑफ पावर मिले। लेकिन हमने देखा कि ऐसा हुआ नहीं। मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म जो था उसने हमें एक फेक तरह की पावर दी जो कि एक्चुअल पावर नहीं थी और ना ही प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर में मिला। लेकिन दोस्तों, आने वाले टाइम में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है जब हमारे प्रोविंसेस को 2 साल के लिए ऑटोनॉमी मिल जाती है, जब हमें एक पूरी फेडरेशन बनाने का एक मौका मिलता है, हमें एक चांस मिलता है। हमने कोशिश की थी कि 1919 में हमें एक फेडरेशन बनाने का मौका मिले जहां प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स दोनों को ऑटोनॉमी मिले और दोनों एक फेडरेशन बनाए। 1919 में ऐसा हुआ नहीं। 1935 के एक्ट में हमें जाके ये मौका मिला, लेकिन हम फिर से उसको बना नहीं पाए। उस चीज को भी जानेंगे। लेकिन उसके पहले 1919 और 1935 के बीच में ऐसी क्या चीजें हुई कि 1935 का एक्ट लेके आना पड़ा। हमने देखा कि 1919 का जो मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स था उसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट जो थी वो लिखी हुई थी। एक तो ये कि 10 साल के बाद ये जो एक्ट है, ये जो रिफॉर्म है, इसको देखा जाएगा और देखा जाएगा कि क्या समय के हिसाब से इसमें कौन से रिफॉर्म की जरूरत है और कौन सी चीज को इसमें डालना है या निकालना है। उसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी 10 साल के बाद। इस मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म का बहुत ज्यादा ऑपोजिशन हो रहा था, इसलिए 10 साल से पहले ही कमेटी बनती है, पहले ही एक कमीशन बनता है जिसका नाम था साइमन कमीशन। इसे देखते हैं, उसके पहले 2 चीजें और देख लेते हैं। मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स में एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली गई थी कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसकी फॉर्मेशन की जाएगी, एक कमीशन बनाया जाएगा। अब इसकी बात तो हुई थी 1919 के एक्ट में, लेकिन एक्चुअली इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो हुई वो 1926 में होती। उसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपका जो गवर्नर की जो वॉइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें पहली बार अगर कोई इंडियन आता है तो वो आता है मॉरलेमेंट रिफॉर्म्स के टाइम पे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। लेकिन इस बार इस एक्ट में बोला जाता है कि अब से जो 6 में से 3 जो मेंबर्स होंगे जो वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, वो 3 मेंबर्स इंडियंस होंगे। इसका मतलब एकदम साफ था कि धीरे धीरे जो था वो पावर्स डिवोल्यूट हो रही थी, इंडियंस की तरफ धीरे धीरे जा रही थी। हालांकि बहुत ही स्लो पेस पे जा रही थी और बहुत ही कम कम जा रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ होना शुरू हो चुका था। अब हमने देखा कि 10 साल के बाद एक कमीशन बनना था इन रिफॉर्म्स को देखने के लिए, लेकिन ऑपोजिशन बहुत ज्यादा था मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स का, क्योंकि इसने वो चीजें नहीं दी जो उसने प्रॉमिस की थी। तो इसके बाद साइमन कमीशन आता है और इस साइमन कमीशन का जबरदस्त विरोध होता है इंडिया में। हम सब ने सुना है साइमन गो बैक एंड ऑल। तो वो इसलिए होता है क्योंकि इस कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं था। हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे उन्होंने कहा कि आप इंडिया के लिए रूल्स बना रहे हैं, इंडिया के लिए रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं और हमें उस कमेटी में जगह ही नहीं है। इंडियंस के लिए इंडियंस रूल नहीं बनाएंगे तो और कौन बनाएगा। इसी तरह की जो सोच है, इसी तरह की सोच को कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया आगे जाके कि लोगों को हम खुद ही रूल करेंगे, लोग खुद को अपने आप रूल करेंगे। उसी से धीरे धीरे हमारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत लोगों के दिमाग में हो चुकी थी। तो साइमन कमीशन में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। साइमन कमीशन की ज्यादातर रिकमेंडेशंस वर गुड, इनकी रिकमेंडेशन अच्छी थी, लेकिन इसका विरोध इतना ज्यादा था कि इसकी रिकमेंडेशन पे किसी का ध्यान गया ही नहीं। साइमन कमीशन एक पहला कमीशन ऐसा था जिसने इंडिया के लिए डोमिनियन स्टेटस देने की बात की थी। साइमन कमीशन ने कहा कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे दो। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये एक शॉर्ट ट्रिक आप याद कर सकते हैं, DE&C। इन 3 फंक्शंस को छोड़ के, यानी डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, इन 3 चीजों को छोड़ के, इन 3 पावर्स या फंक्शंस को छोड़ के बाकी सारे फंक्शंस, बाकी सारी पावर आपकी। यानी एक स्फेयर है, इस स्फेयर में सारी पावर्स हैं सिवाय इन 3 के। उस स्फेयर में आप लिमिटेड सेल्फ रूल कर सकते हैं, आप अपने आप के लिए खुद रूल कर सकते हैं। उसी को बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस। तो यहां पे इंडिया को डोमिनियन बनाने की रिकमेंडेशन जो थी वो साइमन कमीशन दे चुका था। उसके बाद एक और रिकमेंडेशन जो इसकी अच्छी इसने दी थी कि जो डायरकी आपने लेके आए हैं आप 1919 में प्रोविंसेस में, जो हमने देखा था, आप उसको अबॉलिश कीजिए, उसकी जरूरत नहीं है।
हालांकि एक बहुत बुरी रिकमेंडेशन भी साइमन कमीशन ने दी। साइमन कमीशन ने कहा कि जो आपका कम्युनल इलेक्टोरेट है जो 1909 में मोर्ले मिंटो ने शुरू किया था, आप उसको आगे भी जारी रखिए। कम्युनल इलेक्टोरेट को इसने आगे जारी रखने की रिकमेंडेशन दी। अब साइमन कमीशन के बाद एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो है उनका आगमन होता है। वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो है वो शुरू होती है। अब 3 मेजर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। कांग्रेस सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेती है। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद गांधी जाते हैं और कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन करते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अच्छा, इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस से ज्यादा कुछ खास होता नहीं है। बाद में जाके एक व्हाइट पेपर रेजोल्यूशन बनाया जाता है जिसके आधार पे, यानी साइमन कमीशन, आरटीसी यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस और एक व्हाइट पेपर के आधार पे एक एक्ट लाया जाता है जिसको बोला जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये एक्ट लाया गया था भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए, यानी भारत को किस तरह से गवर्न किया जा रहा है उस चीज को रिफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया। अब इस एक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये 3 शब्द हैं, ऑल इंडिया फेडरेशन। मुबारक हो इंडियंस, यू आर नाउ अलाउड टू फॉर्म अ फेडरेशन दैट यू हैव वांटेड टू डू फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। 1919 में हमने सोचा था कि एक फेडरेशन बनाएंगे, एक भारत बनाएंगे, हालांकि हमें वहां मौका नहीं मिला। यहाँ पे एक्ट में साफ साफ लिख दिया गया कि ऑल इंडिया फेडरेशन जो है वो प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स जो है वो मिलके बना सकते हैं। लेकिन इस बार भी ड्यू टू द सेम रीजन, ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ पैरामाउंसी या जो सुजरानिटी का कॉन्सेप्ट है, उसकी वजह से प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो अपनी ऑटोनॉमी त्यागने के लिए अग्री नहीं थे। उन्होंने अपनी ऑटोनॉमी त्यागी नहीं और ऑल इंडिया फेडरेशन बनी नहीं इस बार भी फिर से। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये होती है कि 3 तरह की लिस्ट बनाई जाती है। इस बार ट्रू सेपरेशन ऑफ पावर हमें देखने को मिलता है। किस तरह से कि एक फेडरल लिस्ट बनाई जाती है, एक प्रोविंशियल लिस्ट बनाई जाती है और एक कंकरेंट लिस्ट बनाई जाती है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऐसा एक्ट है जो कि 50 to 60% उठा के सीधा सीधा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इसी एक्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो आज हमारे पास यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। उसी यूनियन लिस्ट को यहाँ पे फेडरल लिस्ट बोला गया था, या मैं इसको सेंट्रल लिस्ट भी बोल सकता हूँ। यानी सेंटर के पास कौन कौन सी पावर्स होंगी, सेंटर कौन सी चीजों पे लेजिस्लेट कर सकता है या लॉ बना सकता है। वैसे ही प्रोविंसेस के पास कुछ पावर्स होंगी, वैसे ही कंकरेंट लिस्ट जो है, कंकरेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर फेडरल यानी सेंटर और जो प्रोविंसेस है दोनों लॉ बना सकते हैं। ठीक है। और एक और चीज जो इसमें लिखी जाती है, एक्ट में लिखी जाती है कि जो रेजिडुअरी पावर्स होंगी, यानी जो पावर ना फेडरल के पास है, ना प्रोविंसेस में लिखी गई, ना कंकरेंट में लिखी गई, जो भी पावर ऐसी नहीं बचती है या जिस पावर पे कंफ्यूजन होता है कि वो इन तीनों में से कहीं नहीं है, वो पावर किसके पास होगी, वाइसरॉय के पास होगी। ये क्वेश्चन डिफेंस एग्जाम्स में काफी बार पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोविंसेस को पहली बार ऑटोनॉमी मिलती है। ये बहुत 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 बड़ा स्टेप था प्रोविंसेस के लिए और बहुत बड़ी पावर थी प्रोविंसेस के लिए, क्योंकि पहली बार इनको अपने स्फेयर में रूल बनाने का और अपने हिसाब से रूल करने का, इनको पावर का पहला स्वाद चखने को मिलता है 1937। 2 साल के लिए, पूरे 2 साल के लिए जो प्रोविंसेस है वो ऑटोनॉमी का स्वाद चखते हैं। 39 के बाद ड्यू टू वर्ल्ड वॉर एंड ऑल, एंड जो आपकी मिनिस्ट्रीज हैं वो रिजाइन कर देती हैं, उस वजह से जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है उसको कैंसिल कर दिया जाता है, वो खत्म हो जाती है। एक रीत जो 1909 से चल रही थी, जो रघुकुल रीत 1909 से चल रही थी सेपरेट इलेक्टोरेट देने की, वो 1935 में भी इन्होंने कंटिन्यू की। इन्होंने इस बार सेपरेट इलेक्टोरेट जो थे वो वुमेन को दिए और डिप्रेस्ड क्लासेस को दे दिए। अब ये वुमेन वाला क्वेश्चन जो है ये प्रॉपर यूपीएससी क्वेश्चन है। आपसे हमेशा ये नहीं पूछा जाएगा कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट कब मिले। अब अगर आपको क्वेश्चन घुमा के या डिफिकल्ट करके पूछा जाएगा तो आपको वुमेन के ऊपर पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन एक्चुअली पहले एग्जाम्स में, यूपीएससी के एग्जाम्स में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखें। अब एक और चीज इसमें होती है कि जो डायरकी है, डायरकी जो हमने 1919 के एक्ट में पढ़ी थी जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर किया गया था, फेक सेपरेशन ऑफ पावर, डायरकी को प्रोविंसेस में अबॉलिश कर दिया गया, प्रोविंसेस में खत्म कर दिया गया, और जो सेंटर था उसमें उसको लाया गया। डायरकी वाज अबॉलिश्ड फ्रॉम प्रोविंसेस बट इट वाज
एस्टेब्लिश्ड एट सेंटर। ये डायरेक्ट लाइन जो है आपके यूपीएससी के एग्जामिनेशंस में, प्री में और मेंस में आपसे पूछी जा चुकी है। ये जितने भी यहाँ शब्द लिखे हैं, दे आर ऑल द कीवर्ड्स एंड दे आर ऑल इंपॉर्टेंट। आपको अगर इन शब्दों का मतलब समझ आ गया है, देन कांग्रेचुलेशंस, यू हैव अंडरस्टूड द एक्ट, और आपको रटने की जरूरत नहीं। इस एक्ट के अंडर आरबीआई का फॉर्मेशन भी होता है। अब ध्यान रखिए, आरबीआई का फॉर्मेशन 1935 में होता है, लेकिन आरबीआई का नेशनलाइजेशन 1935 में नहीं, 1949 में होता है। इन दोनों चीजों में डिफरेंस है। उसी के साथ साथ हमने देखा था कि पब्लिक सर्विस कमीशन की फॉर्मेशन तो मॉन्टफोर्ड एक्ट में होती है, लेकिन उसका जो डिवीजन है या उसको फेडरल और प्रोविंसेस में डिवाइड किया जाता है 1935 के एक्ट में, जिसमें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाता है, एक प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाता है, और एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाता है, यानी 2 से ज्यादा प्रोविंसेस के लिए या 2 प्रोविंसेस के लिए ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो दोस्तों, यहां तक हमने देखा कि किस तरह से हम 1935 के एक्ट तक पहुंचे अपने फ्रीडम के स्ट्रगल के थ्रू। किस तरह से हमने देखा कि जो कंसेप्ट लीगल स्ट्रगल का गांधी जी लेके आए थे, जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का कंसेप्ट हम लेके आए थे, वो धीरे धीरे हमें जाके 1935 के एक्ट में मिल गई। और 1935 का एक्ट जो है, ये ऑलमोस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 50 to 60% पार्ट फॉर्म करता है। तो यहां तक हम इस वीडियो में हम इसी एक्ट तक पढ़ेंगे। अगला जो हमारा एक्ट होगा वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट होगा, और हम अगली बार कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। यदि आपका कोई डाउट, कोई भी सुझाव हो, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपके डाउट को पूरी तरह से दूर किया जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि किसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की या किसी इंपॉर्टेंट वीडियो पे, कंसेप्ट पे या किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपके पास वो वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। आप इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और पढ़ते रहिए। दिस इज सुशांत साइनिंग ऑफ। थैंक यू।